अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूँ मारिया जदू। नाजरीन, इल्ज़ामात और महज इल्ज़ामात इमरान खान साहब की तर्ज सियासत पर प्रोग्राम में बात करेंगे। और उसके साथ साथ हम बात करेंगे इतने ज़्यादा इल्ज़ामात इमरान खान साहब लगा क्यों रहे हैं और किस पर लगा रहे हैं, और टीटीपी से जो मुतालबात की और मुज़ाकरात की जो मामला चल रहा है उस पर तहरीक इंसाफ को कमेटी का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया, क्या इसलिए नहीं बनाया गया कि वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, इस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ ने ग्रैंड डायलॉग की का हिस्सा बनने के लिए एक शर्त रख दिया। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि हम ग्रैंड डायलॉग का हिस्सा बनने के लिए तो तैयार है, लेकिन उसके लिए पहले इलेक्शंस की तारीख दी जाए, तो उस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ नाज़रीन, हम बात करने जा रहे हैं तहरीक इंसाफ से मुतालिक जो स्कैंडल्स हैं उन पर तहकीकात का अमल तेजी से शुरू हो चुका है। और मरियम औरंगजेब साहिबा ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि बनी गाला में हीरों का कारोबार हो रहा है, ज़मीनों पर कब्जे हैं। इस हवाले से इमरान खान साहब और उनकी अहलिया जो है वो क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं, और अब जवाबदेह होना पड़ेगा। क्या जो करप्शन के संगीन इल्जामात लग रहे हैं उसके हवाले से कोई ठोस सबूत मौजूद है या नहीं, उस पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ हम बात करने जा रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी के असरात पाकिस्तान में कब पहुंचेंगे। नूर आलम खान साहब ये कह रहे हैं कि चूंकि इंटरनेशनल मार्केट में अगर प्राइस कम हुई है तो उसका असर है पाकिस्तान में क्यों नजर नहीं आ रहा, पाकिस्तान में क्यों प्राइस कम नहीं हो रही है। तो मुल्क में जो पेट्रोलियम मसनूआत है उनकी तलब में जो बड़ी कमी वाक़ई हो रही है उसकी क्या वजह हो सकती है, उस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं मुल्क भर में जो मानसून बारिशें हुई हैं उनकी वजह से जो तबाही हमने देखी है, मुतअद्दिद इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है आवाम को। ख़ासकर अगर हम बलूचिस्तान की बात करें, वहाँ पर 77 से ज़ायद अमवात इस वक्त रिपोर्ट हो रही हैं, वसी पैमाने पर आबादी जो है वो मुतासर हुई है। तो ये जो तमाम जो सूरत हाल है बलूचिस्तान में उसको कौन देख रहा है, कौन कैटर कर रहा है, क्या इस पर कोई वाकई में काम कर भी रहा है नहीं, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी नाज़रीन। मेरे साथ पेंट में मौजूद हैं, सेनेटर भी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं, उनसे बात करेंगे। सर कहिएगा अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है। तो इस वक्त अगर हम ओवरऑल सियासत की अगर बात करें, इस वक्त जहाँ पर अगर हम हुकूमत की बात करें, बिज़ी हैं इलेक्शंस में भी, कुछ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं, काम में इस वक्त मसरूफ़ हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए, एक तो वो पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है, ऑपोजिशन सही से नहीं कर रही है, लेकिन इल्ज़ामात अगर हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, इमरान खान की जानिब से सामने नजर आ रहे हैं। ये किस किस्म का तर्ज सियासत है सर? या मारिया, ये क्वाइट क्लियर है कि ये तर्ज सियासत जो है ये किसी लिहाज से भी मुल्क के मफाद में नहीं है। इमरान खान साहब की पार्टी एक वाकई बड़ी पार्टी है और उनकी फॉलोइंग भी है, और वो मुख्तलिफ सूबों में मौजूद भी हैं, सेनेट के अंदर मौजूद हैं, कश्मीर में है, बल्तिस्तान में है, प्रेसिडेंट उनका है। तो ये बात नाकाबिल फहम है कि वो पार्लियामेंट में नहीं है। देखिए, ये सारी बातें पार्लियामेंट में तय हो सकती है ना, दैट इज द फोरम, वहाँ वो बोलेंगे, उनके मेंबर्स बोलेंगे तो पूरी दुनिया में उनकी आवाज जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं है। अभी ग्रैंड डायलॉग की बात कर रहे हैं, हर चीज वो लेट कर देते हैं, और अभी भी ये खुशाइंद है, मैं तो कहता हूँ ग्रैंड डायलॉग, लेकिन उसके साथ आप कंडीशनें क्यों लगा रहे हैं? दैट अमाउंट्स टू ब्लैकमेलिंग द गवर्नमेंट। पॉइंट ये है कि ग्रैंड डायलॉग में आप बैठें, बिस्मिल्लाह, आ जाए, पार्लियामेंट के अंदर आए, पार्टियों में हिस्सा लें, कमेटियों के अंदर शामिल हों, और उसके बाद अपना नुक्ता नजर बयान करें। और यू आर सपोज टू डू दैट बिकॉज आप लोगों के नुमाइंदे हैं, इलेक्टेड, और ये अवाम का राइट है कि उनके व्यू पॉइंट को आप एयर करें और आके बताएं। तो मेरे ख्याल में ये हर काम में लेट हो जाते हैं, डिलेट करते हैं। पहले इन्होंने कहा धरना देना है, हम 25 को अटैक करेंगे, आप उससे पहले आप ये कर दें, वो कर दें। तो जिस हुकूमत ने, अगेन ये पॉलिटिकल हुकूमत है ना, डिक्टेटरशिप तो मुल्क में है नहीं, और इसने भी दोबारा लोगों के पास जाना है, वोट लेने हैं। तो ये अगर लेट जाए उनकी कंडीशनों पे कि आप अगर ये नहीं करेंगे, जनरल साहब, आपने बात की वोट लेने हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त जो पाकिस्तान है, जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट, उसको भी हमने देखना है। अगर टीटीपी से मुज़ाकरात का मामला चल रहा है, अगर इस वक्त प्री डायलॉग स्टेज पर चीजें अगर मौजूद हैं, तो आपको नहीं लगता ये जो इस वक्त सियासत जिस किस्म की इमरान खान साहब कर रहे हैं, इल्जामात की सियासत, इससे नुकसान भी हो सकता है, मुल्क को भी नुकसान हो सकता है? और ऑल्दो वो ये कह भी रहे हैं, मैं खामोश सिर्फ इसलिए हूँ कि मुल्क को नुकसान ना हो,
फिर इस कमेटी का हिस्सा ना बनना, इस किस्म की चीजें कब तक चलती रहेंगी? या देखिए, वो कहते तो है मैं नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन चूंकि वो फार्मर प्राइम मिनिस्टर हैं और अभी कैंडिडेट हैं कि वो अगले इलेक्शन में चाहते हैं कि मैं शायद प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने एक ना सिर्फ मुल्क के अंदर एक तहलका मचाया हुआ है, एक हकारत, नफरत, एक जहर आलूद फिजा कायम की हुई है। और आप ये देखें कि रीजनल जो इश्यूज टीटीपी के चल रहे हैं उस पे उनका तामन चाहिए। दे शुड हैव बीन पार्ट ऑफ दैट पार्लियामेंट्री ब्रीफिंग जो दी है डीजीआईएसआई ने भी, और जनरल फैज ने भी, चीफ भी उधर थे। और फिर बैनुल अक़वामी सतह पे भी उनके बयानात जो है सुपर पावर्स के खिलाफ हैं। तो ये मुल्क को कहाँ फायदा देंगे? देखिए, आपकी जो डिप्लोमेसी है और आपका जो स्टेट्समैनशिप है, उसका इम्तिहान ये है ना कि वो कहते हैं ना, डिप्लोमेसी इज एन आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट नॉट टू से। आप हर बात जो मुंह में आ रही है वो कह रहे हैं, बस चिलमन आप बैठ के फॉरेन ऑफिस में इंटेलिजेंस के लोगों के, पार्लियामेंट की जो डिफेंस कमेटी है, पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी की ओवरऑल कमेटी है, उसमें बैठ के इन चीजों को सॉर्ट आउट करें एंड गिव टफ टाइम टू द गवर्नमेंट एंड कंट्रीब्यूट आल्सो पॉजिटिवली। तो मेरे ख्याल में ये अनफॉर्चुनेट है कि इस तरह की फिजा जो क्रिएट की गई है, और इमरान खान साहब को चाहिए कि अभी उस हटगर्मी की सियासत से हट जाए। इलेक्शन कल या परसों जरूर होने, ये इलेक्शन ईयर है, और इस हुकूमत को अगर ये IMF से तय के बगैर ये डेटें इलेक्शन की देने शुरू कर देंगे, तो आपको पता है इंटरम गवर्नमेंट के साथ ये बैनुल अक़वामी मालियाती अदारे जो कि एक एस्टेब्लिश्ड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के साथ रिलक्टेंट है बहुत सी चीजों की वजह से, तो और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स जनरल साहब रिगार्डिंग जो पाकिस्तान की इस वक्त सिचुएशन है उसके रिगार्डिंग भी एड्रेस किए जा रहे हैं, जहां पर करप्शन का एक मामला डिस्कस किया जा रहा है, लेकिन वहीं पर जिस वक्त जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको भी, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त चीजें स्टेबल नहीं है, और जो इस वक्त इमरान खान साहब का बयानिया है मुदाखलत का या साजिश का, आप समझते हैं अगर ये बयानिया इतना जिस पर इमरान खान सभी फोकस्ड है, अगर इस पर ऐसे ही फोकस्ड रहेंगे तो और जो मामलात हैं वहां से डीफोकस जब चीजें हो जाएंगी तो किस तरह से इमरान खान साहब पाकिस्तान के बेटरमेंट के लिए रोल प्ले कर सकेंगे? या देखिए, पहले इन्होंने, आपको ये पता है कि ये बैकडोर से हुकूमत में आए, ये उनको खुद भी पता है, उनको कहें आप सीने पे हाथ रख के बताएं। वो जब आ गए तो फिर उन्होंने एक डिक्टेटोरियल स्टांस अपने तौर पे ली, और उन्होंने अपनी मंशा की और कौमी सलामती के अदारों की बातें नहीं सुनी जब उन्होंने बताया कि ये चीजें हमारे लिए नुकसानदेह होंगी। फिर जब अभी उन्होंने कहा कि हम गैर जानबदार हैं, और मुख्तलिफ ग्रुप्स इनके साथ जिनकी लॉयल्टी बिल्कुल नहीं थी और वो सिर्फ इनको टॉलरेट कर दे, वो हटे, तो फिर इन्होंने पहले करप्शन का बयानिया दिया, वो पिट गया। फिर इन्होंने कंस्पिरेसी का दिया, एंड आई कैन अश्योर यू दे इवन नो कि उसके अंदर से उस गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। दैट इज व्हाई दे आर अप्रोचिंग द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट इनडायरेक्टली, अपने लोग भेज के कि जी आप अभी फॉरगेट अबाउट साइफर के मामले पर या मुदाखलत के मामले पर अगर बात की जाए तो इमरान खान साहब ये भी कहते हैं, ऑल्दो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने इस पर बात की है, वो ये कह रहे हैं कि हम रेडी है इसके ऊपर तहकीकात करवाने के लिए, तो फिर आप आसान कर दें तमाम मामलात इमरान खान साहब के लिए, कमेटी बना दें और तहकीकात के लिए बिठा दें, इमरान खान साहब को भी खुश कर दें। देखिए बीबी, उनका जो मुतालबा है ना वो ये है कि इसका जुडिशियल कमीशन बनाए। आप देखें कि जो कमेटी है नेशनल की, जो सिक्योरिटी कमेटी है जिसके अंदर तीनों सर्विस चीफ्स हैं, ये वो देखिए बेसिकली ये जो इश्यू है ना फॉरेन इंटरफेरेंस का, ये डोमेस्टिक जुडिशरी के परव्यू के अंदर नहीं है, ना उनके पास वो रिसोर्सेज हैं कि जहां वो ये एस्टेब्लिश कर सकें कि ये इंटेलिजेंस का मामला होता है। और जब इंटेलिजेंस एजेंसीज कहती हैं और सारे सर्विस चीफ्स कह रहे हैं कि जी देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ फॉरेन कंस्पिरेसी, तो आपको वो ट्रस्ट करना है ना। अभी देखिए जुडिशियल कमीशन जो है वो क्या कहेगा, वो कहेगा ये टेलीग्राम आई है, ये हर एम्बेसडर हर हाई कमिश्नर से आती है, हम भी भेजते हैं, और जिन्होंने कंस्पिरेसी करनी होती है वो तो हवा नहीं लगने देते, वो तो ऊपर से कहते हैं बल्ले बल्ले आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अंदर से जड़ें काटते हैं। हम कभी भी नहीं कहते कि अमेरिका पाकिस्तान का कोई बहुत बड़ा खैर ख्वाह रहा है, हर जगह के ऊपर हम डिच होते रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम बैनुल अक़वामी डिप्लोमेसी के अंदर इस तरह का वो जैसे बुल इन दी चाइना शॉप वाला रोल अदा करके अपने दुश्मनों में इजाफा करें। तो मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं है। हम रशिया के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, वो एक इंप्रेशन क्रिएट करते हैं कि ये नहीं, हम चाइना
रशिया के साथ हमारी क्लोज, उन्होंने हमें स्टील मिल दी थी, वो अभी भी ऑयल एक्सप्लोरेशन में वो काम कर रहे हैं। हमारी साउथ नॉर्थ की जो गैस पाइपलाइन के ऊपर उसकी उनसे बात हो रही है और बहुत चीजों पे बात हो रही है। तो हर मुल्क से मामला ठीक करने की जरूरत है। जी 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 जी। जल साहब कहिएगा, इस वक्त आज की अगर मैं बात करूं, साहिवाल के जलसे में खिताब जब इमरान खान साहब ने किया तो हमजा शहबाज शरीफ साहब का नाम बिगाड़ा, मौलाना साहब का तो बहरहाल काफ़ी दफ़ा नाम बिगाड़ चुके हैं और काफ़ी लोगों की अक्सर औकात इमरान खान साहब एक्टिंग भी करते हैं। तो आप नहीं समझते साबिक वज़ीर आज़म है वो, उनको ये सब सूट नहीं करता, ये जो जिस तरह का वो एक्ट कर रहे होते हैं? या देखिए, उनको सही मेरी आप राय पूछे ना मारिया, तो ही इज नॉट कट फॉर दिस जॉब विच ही वांट्स टू डू, बिकॉज ना वो पॉलिटिकली वाइज हैं ना वो डिप्लोमेटिकली वाइज है। उनकी पर्सनालिटी में अल्लाह ने बहुत सारी सिफात भी डाली होंगी। वो इंटरनेशनल लेवल के एक्सपोर्ट्स पर्सन है, बोलते अच्छा है और शायद इंटेंशंस भी अपने तौर पे ठीक हो, लेकिन उनका डबल स्पीक है। अपनों लिए और स्टैंडर्ड है, दूसरों के लिए और स्टैंडर्ड है। अपनी जो लोग हैं उनके लिए उन्होंने नैब को गलत इस्तेमाल किया, जो कोर्टों ने भी तस्लीम किया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्टों ने कहा ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। और ये नाम बिगाड़ने वाली बात तो आप देखिए, स्कूल में बच्चे भी बाखुदा सोच समझ के वो करते हैं। वो कहते हैं ऐसी बात नहीं, हमें वो अकदार है, इखलाकियात है। और आप अपोजिट है। देखिए, अगर शहबाज शरीफ साहब अब तो वो प्राइम मिनिस्टर है इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनली, लेकिन उससे पहले भी वो लीडर ऑफ द अपोजिशन भी थे, तो वो इलेक्टेड एक फोरम के लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, वो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग थे। तो आपको इतना कभी शहबाज शरीफ को या नवाज शरीफ साहब को सुना है कि वो इनका नाम बिगाड़ के कुछ ऐसा बोल रहे हो? कभी भी नहीं बोलते। वो हमेशा नवाज शरीफ साहब को मैंने सुना है, इमरान खान साहब आप ये सोचे, और ये जब कंटेनर पे गिर गए और हॉस्पिटल गए तो वो उनको पूछने के लिए वहां गए। आल्दो उस वक्त भी उनकी इनकी रट वही थी। फिर वो इनके घर बनी गाला में भी गए एक दफा कि यार छोड़े पिछली बातों को, आगे चलते हैं। चाहे इन्होंने कहा मेरी सड़क बनी गाला वाली वो बना दी, और फिर इसके बाद अभी तो आई थिंक ही मेक एग्री टू डिसएग्री। पॉइंट टेकन। जनरल साहब, इल्जामात चूंकि आपकी हुकूमत भी इस वक्त लगा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर करप्शन के, खासकर बुशरा बीबी की बात की जाए, इमरान खान साहब की बात की जाए, फराह खान की बात की जाए, मुख्तलिफ कैरेक्टर्स हैं जिनके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लोग हैं जिन पर करप्शन के केसेस के हवाले से आपकी हुकूमत बात करती है। मरियम औरंगजेब साहिबा ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो क्या इस सब के सबूत है आप लोगों के पास, और आगे इनको आगे प्रोसीड करना है आप लोगों ने, या जस्ट महज इल्जामात की हद तक चीजें होंगी? देखिए, अगर हम सिर्फ इल्जामात लगाएंगे ना और लोगों को उन इल्जामात पे अरेस्ट करना शुरू करेंगे तो फिर हम में और इनमें कोई फर्क नहीं है। हम जब कहते हैं ना इनकी गवर्नेंस फेल हुई है, वो इसलिए कि इन्होंने इंक्वायरी की स्टेज पे बंदे अरेस्ट करने शुरू कर दिए और वो किए। मेरा ख्याल है हमारी हुकूमत जो है, दे आर क्वाइट डिटरमिन्ड कि हर चीज जिसको वो हाथ डाल रहे हैं उसका भी तोशा खाना का ब्लैक एंड व्हाइट में। और ये जो लेडी है बाहर चली गई है, इसकी जितनी कार्रवाई है वो मतलब चीख उठे हैं पंजाब के लोग भी कि जरदार वो जो बुजदार साहब के साथ कनेक्शन क्या था और क्या था। इन चीजों के सबूत हैं, और अगर वो बेगुनाह है तो वो आके फेस करे और कोटे उठा के बाहर फेंक देंगी अगर वो गलत बेस्ड हो, और फिर बायस से बदनामी होगा हुकूमत के लिए। बट आई अश्योर यू कि ये पोटेंट केसेस हैं जिनका ये अभी उसकी तरदीद भी नहीं कर रहे। ये सिर्फ कह रहे हैं कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, टेप कैसे निकल गई, वो होगी। वो तो ठीक बात है, टेपें जो कॉन्फिडेंशियल लोग आपस में बात करते हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि नहीं। लेकिन दी पॉइंट इज कि आपने ये भी देखना है कि अगर स्टेट के अफेयर्स के अंदर आपके फैमिली मेंबर्स जो हैं वो उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं और वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि जी आप इनको ये करो, गद्दारी का मुकदमा लगो, गद्दारी का केस बना दो, उसको ये करो, उसको वो करो, ये बड़ी सीरियस बातें हैं। एग्जैक्टली। सो आप और आपकी पार्टी एहतसाब करने के लिए और करवाने के लिए रेडी है। थोड़ा सा आगे मूव करेंगे जनरल साहब, ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से बात कर लेते हैं। चूंकि जो रिलीफ पैकेज सामने आया हमजा शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, इल्ज़ाम ये लग रहा है आप पर कि आप लोगों ने प्री पोल रेगिंग की है और आगे भी कुछ इस किस्म की धांधली होने वाली है, और पहले से धांधली के इंतजाम जो हैं वो कंप्लीट कर लिए गए आप लोग की जानिब से। क्या समझते हैं जनरल साहब, आप लोग क्या वाकई में कोई धांधली कर रहे हैं या ये महज इल्जामात लगा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और
श्योरिटी दे दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि नहीं आप लोगों से कोई धांधली नहीं हो रही है? देखें, मैं तो ये कहता हूं कि 100% श्योरिटी है। हमारी कोई भी जमात अगर धांधली में इन्वॉल्व होगी और बैकडोर से आने की कोशिश करेगी तो इन दी लॉन्ग रन वो सफर करेंगे। मैं आपको अश्योर करता हूं और तहरीक इंसाफ को भी कि देखें, जब उनकी भी हुकूमत थी और ये सारे बाई इलेक्शंस जो है मुस्लिम लीग नून अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से जीत रही थी। ऑर्डिनरीली लोग जो होते हैं वो जाते हैं कि जो हुकूमत में हो उनके साथ रहना चाहिए। अभी मैं आपको ये बताऊं कि ये जो इनके जो उम्मीदवार हैं वो बड़े एक्टिव हैं, इनके पोलिंग एजेंट्स होंगे, वहां आपकी पुलिस मौजूद होगी, प्रेस के लोग मौजूद होंगे, तो देयर इज नो क्वेश्चन। शिकायत जरूर हो सकती हैं, कुछ हमारी पार्टियों को होंगी, कुछ इनकी पार्टी को होगी, उनके लिए प्रोसीजर्स दिए हुए हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि 20 सीटों के अंदर धांधली करके आप 18 सीटें या 15 सीटें ले ले। देयर इज नो क्वेश्चन। गुड कंपटीशन होना चाहिए। और मारिया, मैं आपको ये बताऊं, बीइंग ए नेशनलिस्ट, बखुदा जहां आपका बैलेट बॉक्स का तकद्दुस पामाल हो गया जिस मुल्क के अंदर ना, वहां फिर कुछ भी नहीं रहता। तो मेरे ख्याल में सारी पार्टियों को हुकूमत के अंदर और बाहर भी हम सबको ये सोचना होगा कि फेयर इलेक्शन हो, जीत हार अल्लाह के हाथ में। और लेकिन इन्होंने ये अभी ग्राउंड तैयार कर रहे हैं कि मैं ना मानूं। आपने देखे आज तक उन्होंने किसी चीज को भी तस्लीम किया है, नो कॉन्फिडेंस को भी तस्लीम नहीं किया। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के हवाले से आपकी हुकूमत पर इल्जाम लगता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सिस्टम था वो आप लोगों ने खत्म इसीलिए किया है कि ताकि धांधली सही तरीके से हो सके। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ऊपर इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग दुनिया के 200 ममालिक में से कोई 18 मुल्कों के अंदर है, कईयों में अभी वो रिजेक्ट हो रहा है, आप उसको जरूर कुछ तजर्बा कर लें और अगर कहीं उसके अंदर वो चीज आती है तो उसको ग्रेजुअली फॉलो करें। आप ओवरनाइट इनको एक खुशफहमी है कि जी हम वो करेंगे। देखिए, पीछे आरबीएस सिस्टम भी तो बैठा था ना। आप ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में आजकल हर चीज अनसेफ है। ये जो टेलीफोन टेप हो रहे हैं, जो आपको बग हो रहे हैं, दो बंदा एक 2 किलोमीटर दूर आपके घर से बैठा हो ना, तो आप घर में जो कन्वर्सेशन कर रही हैं, इवन इफ आपका टेलीफोन बंद है, उस कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो आजकल इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक की मीडिया जो है सेफ नहीं है। बेस्ट ये है कि आपके पोलिंग एजेंट वहां मौजूद है, पुलिस मौजूद है, रेंजर्स पीछे है, आर्मी स्टैंड बाई है, और आप अपने इलेक्शंस पहले भी कराते रहे, अभी भी कराएं, और इम्प्रूवमेंट जहां हो सकती है जरूर करें। ठीक है जल साहब, आखिर में जाते हुए लास्ट क्वेश्चन आपसे करूंगी। आप लोगों की पार्टी पर बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूंकि इल्जामात तो लगा ही रही है और साथ साथ जैसे ये ज़िमनी इंतखाबात का अमल तेज़ी पकड़ा है, उसने इस अमल ने तेज़ी पकड़ी है और उसके साथ साथ वक्त करीब आता जा रहा है, तो हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से थोड़ा इदारों पर भी इल्जामात ज़्यादा होते जा रहे हैं। ऑल्दो वो ये कहते हैं कि आप लोग ये कर आए हैं तो आप में और हम में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इस वक्त जो इल्जामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लग रहे इदारों पर, आप ये समझते हैं कि उनको डर है कहीं ना कहीं कि ये ज़िमनी इंतखाबात में हार ना जाएं, या इस किस्म का कोई खौफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इसलिए ये इल्जामात सामने आ रहे हैं, या वजह कुछ और है? देखिए, पिछले 75 सालों में हर पॉलिटिशियन ने ये कहा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से लेके अभी तक कि आर्मी का कभी भी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मार्शल लॉ लगे और मुदाखलत होती रही, और हम तो अभी तो जो चीजें आ रही हैं वो ये है कि इनको अंदर लाने में भी जो है वो उनको भी एड मिली। तो अभी जब सारी दुनिया ये कहती रही है, तो अभी इमरान खान साहब कह रहे हैं नहीं, वो तो न्यूट्रल नहीं रहने चाहिए, वो तो हमारे विंग्स के नीचे। देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है इलेक्शंस का, और अदारों को बाखुदा मैं ये समझता हूँ कि जो बदनामी हम कर रहे हैं ना, देखिए अदारों में अगर वीक एरियाज भी है तो पॉलिटिशियंस को कवर करना है, उसकी तस्हीह करनी है। अगर आप उनको कंट्रोवर्शियल बनाएं और सालारे आजम को गालियां दें और बुरा भला कहें, तो आपका दुश्मन बहुत खुश होगा। और ये आप चाहते हैं कि नहीं वो हमारी मदद करे तो ठीक है, ना मदद करे तो वो हो गया। और ये आप पे एप्लीकेबल है पूरी अक्रॉस द बोर्ड कि उनको। और ये बड़ी काबिल तारीफ है कि अभी चीफ कहते हैं या ISPR का ये रोल है कि हम अपोलिटिकल हैं, हम गैर जानबदार हैं, हम बिल्कुल। और अपने अफसरान को भी सियासत से दूर रहने की हिदायत एक बार फिर से उन्होंने जारी की है। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम को हमें टाइम दिया, अपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, हमारे सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, और मुख्तलिफ टॉपिक्स पर उनसे हमने बात की। यहाँ पर ब्रेक का टाइम है नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम बात करने जा रहे हैं इस वक्त जो आलमी मार्केट के अंदर पेट्रोल की प्राइसेस में कमी आ रही है और हलीम आदिल शेख साहब की गिरफ्तारी का मामला। ब्रेक के बाद इन दोनों टॉपिक से बात करेंगे, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के हवाले से, क्योंकि इस वक्त हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो वहाँ पर खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी कीमतों में वाक़ई हुई है और उसके असरात पाकिस्तान तक नहीं पहुँच रहे हैं। और इसी हवाले से नूर आलम खान साहब ने बात की है, वो ये कह रहे हैं कि ये जो आलमी मार्केट के अंदर जब पेट्रोल की प्राइस कम हो रही हैं, खाम तेल की कीमतें कम हो रही हैं, तो इसका असर पाकिस्तान पर क्यों नहीं आ रहा है। इससे बात करने के लिए राजा उस्मान ताहिर साहब नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। उस्मान, अगर आपको मेरी आवाज आ रही तो कहिएगा, क्योंकि हम बार बार बात कर रहे थे, अगर डे 1 से बात की जाए तो बार बार यही कहा जाता था कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की प्राइस इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर जो पेट्रोल की प्राइस है वो बढ़ रही है। लेकिन अब अगर इंटरनेशनल लेवल पर प्राइस कम हो रही है तो पाकिस्तान में उसके असरात क्यों नजर नहीं आ रहे हैं? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह पाकिस्तान में इसके असरात जल्द नजर आने शुरू हो जाएंगे। एक्चुअल जो पिछले 2-3 माह गुजरे हैं उसमें इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमतों में इजाफा हुआ है, तो इसका इम्पैक्ट यहाँ पे भी पड़ा है। लेकिन हुकूमत ने कुछ ज्यादा कीमतें उससे उस मार्केट आलमी मार्केट के तनाजुर से कुछ ज्यादा ही बढ़ा दी हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि जिस तरह ये जुलाई का महीना चल रहा है और जो अगस्त के महीने की प्राइसेस होंगी उसमें कहा यह जा रहा है कि उसमें इम्पैक्ट पड़ेगा और सार्फिन को उसमें रिलीफ दिया जाएगा, क्योंकि आज भी जो क्रूड ऑयल की कीमत है वो बहुत कम हो गई। इस तरह जो ब्रंट है उसकी कीमत में भी अच्छी खासी कमी आई है। तो जो अगस्त का महीना होगा, पाकिस्तान के जो आलमी मार्केट से तेल खरीदा जाता है तो वो एक महीने का उसके ऊपर फर्क पड़ता है। तो जो जुलाई में खरीदारी होगी तो इसका इम्पैक्ट जो है ना वो अगस्त में पड़ेगा। तो इस तरह अगस्त के लिए आवाम के लिए ये अच्छी खबर होगी कि अगस्त में कहा यह जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है उनमें कमी आएगी और आवाम को भी रिलीफ मिलेगा। हो सकता है हुकूमत इतना रिलीफ पास ऑन ना करे आवाम के ऊपर, लेकिन ये है कि आवाम को कुछ ना कुछ रिलीफ मिलने के इम्कानात हैं। जो आलमी मार्केट का जो सूरत हाल है, जो आलमी मार्केट के तनाजर में जो क्रूड ऑयल की कीमतों में कमी आई है, तो पाकिस्तान को गल्फ मार्केट से पेट्रोल ज्यादा खरीदता है लेकिन आलमी मार्केट से इतना पेट्रोल नहीं खरीदा जाता है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो हुकूमत अगर आवाम को रिलीफ फराहम करना चाहे तो अगस्त के महीने में आवाम को रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि आलमी मार्केट आपकी बात से अभी तक जो सो फार अंडरस्टैंडिंग हुई है वो नाजरीन को भी अगर इजी वे में कन्वे कर दूं तो ये है कि आलमी मार्केट में अगर खाम तेल की कीमतों में कमी आई है तो उसका असर पाकिस्तान की मार्केट में पड़ेगा, बट उसमें कुछ वक्त लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। कम से कम ये 1 महीना का टाइम होता है। जो अगर जिस तरह ये जुलाई का महीना है, अगर जून के महीने में पेट्रोलियम मसनूआत जो क्रूड ऑयल पाकिस्तान खरीदता है बाहर से, जो यहाँ पे आके रिफाइन किया जाता है पाकिस्तान में, तो उसमें अगर कमी आती है जून के महीने में, अगर पाकिस्तान कम कीमतों के ऊपर वो खरीदता तो जुलाई के महीने में डेफिनेटली आवाम सार्फिन जो हैं, पेट्रोलियम मसनूआत के सार्फिन है, उनको रिलीफ मिलना था। लेकिन पिछले मई और जून में जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमतों में इजाफा हुआ है, तो इसीलिए पाकिस्तान में भी अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है। लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ इजाफा कुछ ज्यादा हो गया था, तो इस तरह तो खैर नहीं होगा। इसी तरह जो पेट्रोलियम मसनूआत जो क्रूड ऑयल है उसमें ये जो जुलाई का महीना है इसमें कमी आई है। अब जुलाई के महीने में जो पाकिस्तान क्रूड ऑयल वहां से खरीदेगा तो डेफिनेटली तो उसका जो अगस्त का महीना होगा, अगस्त के महीने में। ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी में भी इस हवाले से कोई बात हुई है? नूर आलम खान साहब कुछ बात कर रहे थे, तो वो क्या फरमाया, उन्होंने क्या सिफारिश की है? कमेटी ने ये सिफारिश किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ज्यादा इजाफा किया गया है तो इस तरह इसको कम किया जाए। लेकिन ये इससे पहले भी देखा गया है कि इस तरह की कमेटियों में सिफारिशें होती हैं, लेकिन हुकूमत इन कमेटियों की सिफारिशात के ऊपर अमल कहाँ करती है, कितना अमल करती है, वो सबके सामने है। बहुत सारी ऐसी कमेटियां हैं, जो तवानाई की कमेटी थी, इसी तरह पब्लिक अकाउंट्स कमेटी थी और फाइनेंस की कमेटी है, जहाँ उन्होंने बहुत सारे मामलों के ऊपर सिफारिश की थी कि इसको हल किया जाए, लेकिन वो बस सिफारिश ही की जाती है, उसको देखा सुना नहीं जाता है। तो इस तरह पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ये मामला उठाया गया था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बहुत ज्यादा पाकिस्तान में ऊपर जा रही हैं। इसके बरक्स जो है अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में उस म्यार का पेट्रोल फराम नहीं किया जाता है, यहाँ यूरो 2 म्यार का पेट्रोल फराम किया जाता है। अगर यूरो 2 को कंपेयर किया जाए आलमी मार्केट से तो पाकिस्तान में इसकी कीमत उससे कई गुना कम बनती है। ये यूरो 2 म्यार का पेट्रोल उन ममालिक में फरोख्त किया जाता है जो इंतहाई गरीब ममालिक हैं, जिस तरह इथोपिया और अफ्रीका के जो दीगर ममालिक हैं। ये यूरो 2 म्यार का पेट्रोल वहाँ फरोख्त किया जाता है। इसमें सल्फर की मिकदार जो है वो ज्यादा होती है, जो गाड़ियों के इंजन को वक्त से पहले तबाह कर देती है। तो इस तरह अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में यूरो 2 म्यार पेट्रोल की कीमत इतनी नहीं बनती है जितनी हुकूमत ने इसमें इजाफा किया है। लेकिन ये भी तो है जो IMF ने पेट्रोलियम लेवी में इजाफे की कुछ शराइत रखी हैं और महंगाई की कुछ शराइत है, टैक्स कलेक्शन में कुछ इजाफा हो रहा है, तो कुछ IMF की शराइत का भी इसमें असर आ रहा होगा।
डेफिनेटली आईएमएफ की शराइत का सबसे ज्यादा असर तो आईएमएफ की शराइत का पड़ा है। अगर आईएमएफ की शराइत ना होती तो पाकिस्तान में जिस तरह इस 2 माह कबल पेट्रोल 149 रुपये था, अब 249 रुपये के करीब पहुंचा हुआ है, तो यानी 100 रुपये का इसमें इजाफा किया गया है। तो ये सारी आईएमएफ की ज्यादातर शराइत थी। आईएमएफ ने पाकिस्तान को सबसे पहले पेट्रोलियम लेवी और टैक्सेस के हवाले से शराइत आयद की थी कि सबसे पहले आप पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर जो टैक्स आपने सिफर किया हुआ है उसको बढ़ाएं। उसके बाद पेट्रोलियम लेवी इंतहाई कम ली जा रही थी, उन्होंने कहा था इसको भी बढ़ाया जाए। तो हुकूमत तो ये मायदा करके आई थी, बाकायदा लिख के दे के आई थी, साइन करके आई थी कि हम पेट्रोलियम लेवी और जो जीएसटी इसमें इजाफा करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर। तो इसके बायस भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अच्छा खासा इजाफा बना है पाकिस्तान में, वरना इतना इजाफा नहीं बन रहा था। ये सारा दबाव आईएमएफ का था और अभी तक इन सारे मामलों के बावजूद आईएमएफ की जानिब से अभी तक जो पाकिस्तान को पैकेज अप्रूव होना था अभी सिर्फ बातों की हद तक हुआ है, लेकिन अभी तक पैकेज भी अप्रूव नहीं हो सका है। अब मजीद ये कहा जा रहा है कि आईएमएफ की एक और जो शर्त है वो भी सामने आई है। आईएमएफ ने कहा है कि पाकिस्तान को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो जो फोर्स है वो बनाए ताकि उस हवाले से इसको रोकथाम जो मुख्तलिफ करप्शन तो उस्मान साहब इस हवाले से कुछ क्या डेवलपमेंट कोई नजर आ रही है या नहीं नजर आ रही है आपको मनी लॉन्ड्रिंग के एस्पेक्ट के हवाले से? और उसके साथ साथ अगर मैं आपसे ये भी पूछूं कि जो अभी आपने बात की कि मेजर फैक्टर आईएमएफ की शराइत का ही है पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उनके इजाफे में, तो यानी कि जब तक ये डील नहीं हो पाती है, ये मुज़ाकरात एक अच्छे लेवल पर एंड नहीं होते, डायलॉग अच्छे लेवल पर एंड नहीं, तो हम ये एक्सपेक्ट ना करें कि पेट्रोल के प्राइस में कमी आएगी। डेफिनेटली मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब आपने एक मायदा किया हुआ है एक इदारे के साथ, आलमी मालियाती इदारे के साथ आपने एक मायदा किया हुआ है कि मैं इसको फुलफिल करूंगा, तो आप उस मायदे को फुलफिल करेंगे तो तभी आपके जो मामलात हैं वो पूरे किए जाएंगे, आपके मुतालबात पूरे किए जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने जो रिक्वेस्ट की थी आईएमएफ से कि ये इस दफ़ा सितंबर में ये प्रोग्राम जो आईएमएफ का क्लोज हो रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि इसको 1 साल में तोसी दी जाए और इसमें मजीद $2 अरब का इजाफा भी किया जाए। तो ये मामला भी ज़ेरे गौर है। तो इस हवाले से अभी तोसी का मामला भी हो जाएगा और $2 अरब पाकिस्तान को मिल जाएंगे इकट्ठे। तो हो सकता है उसके बाद पाकिस्तान की जो माशी किश्ती जो है वो डोल रही है उसमें थोड़ी सी बेहतरी आए, उसमें इस्तेकाम आए, उससे पहले मुमकिन लग नहीं रहा है। अगर पाकिस्तान को $2 अरब मिल जाए तो पाकिस्तान की मैशत के लिए एक बहुत बड़ा सहारा होगा, ये डूबती हुई मैशत को बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। तो उसके बाद ये कहा जा सकता है कि जो महंगाई है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, खासकर बिजली की कीमतों में और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा किया गया है। बहुत शुक्रिया। ठीक है, पॉइंट टेकन। यानी कि इस वक्त जो भी सिचुएशन है, अगर इसके ऊपर हम बात करें और पेट्रोल की प्राइस में कमी किसी न किसी एस्पेक्ट से आ सकती है जब आईएमएफ से हमारी जो किस्त है वो मंजूर होगी, और ऑब्वियसली जो इंटरनेशनल लेवल पर प्राइस कम हुई है उसका इम्पैक्ट आएगा, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। बहुत शुक्रिया राजा उस्मान साहब। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ हैं, इस हवाले से डिटेल में हमने बात किया। ब्रेक का टाइम है नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम बात करने जा रहे हैं इस वक्त जो मुल्क में मूनसून की बारिशों का सिलसिला जारी है, उसने बलूचिस्तान में तबाही मचा दी है। ये तबाही कहां तक जाकर रुकेगी, इसको कोई देख भी रहा है या नहीं देख रहा, ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त जो मुल्क में मूनसून की बारिशों का सिलसिला जारी है, उससे पाकिस्तान के मुतअद्दिद इलाकों की अगर बात की जाए तो दे गॉट इफेक्टेड, और उसके साथ साथ इस वक्त सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। ख़ासकर अगर हम पूरे अगर मुल्क की बात की जाए तो वज़ीर माहौलियात शहीद रहमान साहिबा ये फरमा रही हैं कि मुल्क में मूनसून की बारिशों से 77 अमवात इस वक्त वाक़ हो चुकी हैं, और अगर हम स्पेसिफिकली बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ पर भी 37 अमवात इस वक्त रिपोर्ट हुई है। मुतादिद लोग इस वक्त लापता हैं, नदी नालों में तुग़यानी देखने में आ रही है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें यूरोप के करीब जो काकड़ खरासा में जो डैम वाक़ है वो टूटा है, और इसके साथ साथ जो उसके मुल्हिका इलाके थे वहाँ पर सैलाबी सूरत हाल देखने में आई है। कई मकानात जो है वो बह चुके हैं इस सैलाब के अंदर, और इसके अलावा जो करीबी इलाके थे उनको भी खाली करवाया गया और पानी का अखराज शुरू किया गया है। इस वक्त अगर हम जो सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें वो इस वक्त काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है। वहाँ पर इस वक्त एमरजेंसी सूरत हाल वहाँ पर नाफिज है, और अगर हम उन इलाकों की बात करें जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हैं, सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं, जिसमें किला सैफुल्लाह की बात की जाए, यूब की बात की जाए, पशीन की बात की जाए, हरनाई की बात की जाए, तो ऐसे तमाम इलाके हैं जहाँ पर सूरत हाल ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक नज़र आ रही है, और वहाँ पर सूरत हाल जो है वो इस वक्त टेकन केयर करने की इस वक्त वहाँ पर ज़रूरत है। उसके
इसके साथ साथ अगर हम बात करें जो किला सैफुल्ला में जो इस वक्त हमने सैलाबी सूरत हाल देखी, वहाँ पर खाली 4 अफराद जो है वो बहकर उनकी अमवात जो है वो वाक़ हुई हैं। और इसी के अलावा अगर हम वहाँ पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अलावा अगर बात करें तो वहाँ पर लोग इस वक्त अपनी मदद आपके तहत भी बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं और चीज़ों को जो है वो बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे हैं। अगर हम बलूचिस्तान के अलावा पाकिस्तान के मुतअद्दिद इलाकों की बात करें, कराची की अगर बात जाए, कराची में इस वक्त सूरत हाल काफ़ी नाजुक नज़र आ रही है और वहाँ पर जो सड़कें हैं वो तैलाब का मंजर भी पेश कर रही हैं। अगर कराची से निकल कर इस्लामाबाद की बात करें, इस्लामाबाद के कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर जैसे ही बारिश का जब आगाज़ हुआ तो वहाँ पर भी गली नालों में पानी जो है वो जमा होता गया और वहाँ पर सूरत हाल काफ़ी ख़तरनाक देखने में मिली। और इसी के साथ अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ पर काफ़ी इस वक्त सूरत हाल ख़राब है। हम कोशिश भी कर रहे हैं तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फरा अजीम शाह साहब से बात करें कि इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है और क्या मैनेजमेंट इस वक्त जो है वो स्टेप्स ले रही है और किस तरह से इस सिचुएशन को जो है वो ठीक कर रही है या काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नाज़रीन तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फरा अजीम शाह साहिबा ने। फरा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सबसे पहले तो कहिएगा इस वक्त जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है, जो कि इस वक्त मुल्क में मानसून बारिशों का सिलसिला बहुत तेज़ी से जारी है, तो क्या सूरत हाल वहाँ पर रिपोर्ट हो रही है और क्या चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं, कितनी तबाही हुई है, कितने लोग जो है वो इस सैलाब की उनको जो है वो सामना करना पड़ा? जी मारिया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अच्छा देखिए, मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि ये प्री मॉनसून से ये सिलसिला शुरू हुआ था, यानी 13 जून से जो अभी तक भी ये स्पेल जो है वो जारी है। नहीं तो बाकायदा जो मॉनसून का एक वेदर है वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में शुरू होना था। तो 13 जून से लेके अब तक जो टोटल नंबर ऑफ कैजुअलिटीज हैं ऑल ओवर बलूचिस्तान रिपोर्टेड वो 39 है और इसके साथ साथ जो इंजर्ड लोग हैं वो 47 के करीब हैं। इसी तरीके से जो अभी इनिशियल रिपोर्ट है डैमेजेस ऑफ द हाउसेस वो 605 के करीब हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं ये 3 फेजेस में ये काम होता है कि फर्स्ट आपका रेस्क्यू, देन रिलीफ एंड देन रिहेबिलिटेशन। तो जैसे ही ये इश्यूज थोड़ा सा कूल डाउन होगा तो इसके बाद जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो रिपोर्ट्स तैयार करेंगे अपने अपने इलाकों की कि कितने डैमेजेस हुए हैं। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी वजह मैं आपको बताऊं कि जिससे आपने क्वेटा के अर्बन एरियाज को देखा होगा और सोशल मीडिया पे भी बहुत सी वीडियोस हम देख रहे थे, वो सारे ऐसे इलाके हैं, ऐसे नदी नाले हैं जहां पर एनक्रोचमेंट का बहुत बड़ा मसला है, तजावुजात का। तो आज ही चीफ मिनिस्टर ने इस पे भी सख्ती से नोटिस लिया है कि अवाम की जानो माल पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। इसमें जो भी जिम्मेदार है उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और फिर एनक्रोचमेंट के साथ साथ अनअवेयरनेस ऑफ द पीपल, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिस पर हमारी वी आर वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम। थोड़ा सा आपसे लास्टली जानना चाहूंगी, जो रेस्क्यू ऑपरेशन जिनकी आप बात कर रही हैं, रिहैबिलिटेशन तो बहुत दूर का प्रोसेस होगा, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशंस के हवाले से आपकी हुकूमत इस वक्त वहां पर क्या कर रही है और किस किस्म के इकदाम लिए गए? देखें, किसी भी डिजास्टर से पहले एक कंटिजेंसी जो प्लान होता है वो तैयार कर लिया जाता है। वो पीडीएमए की तरफ से तैयार कर तमाम जो स्टेक होल्डर्स थे उनके साथ शेयर कर लिया गया था। इसमें पीडीएमए, डीडीएमए, डिस्ट्रिक्ट जितनी भी इंतजामिया है, डीसीज हैं, वो सब जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो ऑन द स्पॉट मौजूद हैं। और एम्बुलेंसेज, बोट्स हैं, हमारी डी वाटरिंग पंप्स हैं, एस्केवेटर को भी अरेंज कर लिया गया है ताकि जहां पर पानी खड़ा है उसे निकाला जाए। तो ये सारी जितने भी हैं, अभी देखें इशू जो है वो अभी इसका स्पेल जो है वो जारी